हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जेई एडवांस 2018 सेक्शन 1 ऑफ पेपर 2 ऑफ मैथमेटिक्स डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं। दिया है कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n डिफाइन एफ एन। तो इसका डोमेन दिया 0 टू इन्फिनिटी, इस पर ध्यान देना है। एंड कोडोमेन दिया है रियल नंबर। और फंक्शन किस तरह डिफाइन किया है, एफ एन एक्स इक्वल टू सिग्मा जे वन टू एन टेन इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स प्लस जे इंटू एक्स प्लस जे माइनस वन फॉर ऑल एक्स जीरो टू इन्फिनिटी। तो फिर से यहाँ पे इन्होंने एक्सपेंशन किया, ये काफ़ी केयरफुल रहना है इसमें। एंड इन्होंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेन इनवर्स एक्स की रेंज डिफाइन की है। एंड पूछा जा रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर ट्रू। तो इसमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज़ होने वाली है। तो पहली चीज़ तो जैसे ही टेन इनवर्स आया, बहुत से लोगों को जो फर्स्ट वाला कंसेप्ट है वो समझ में आ जाता है, याद आ जाता है कि अगर पी एन क्यू पॉजिटिव हो तो हम टेन इनवर्स पी माइनस टेन इनवर्स क्यू को इस तरह लिख सकते हैं। तो इसमें कोई पाई वगैरह ऐड नहीं करना पड़ता, एकदम आसान रहता है अगर पी और क्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है, क्योंकि x जो है वो 0 टू इन्फिनिटी है, पॉजिटिव है। एंड जो j है वो 1 से n है, तो वो भी पॉजिटिव है। तो जो p और q हमारे यहाँ बनने वाले हैं क्वेश्चन के अंदर, वो दोनों पॉजिटिव है। ओके, तो हमें करना क्या है, फर्स्ट को यूज़ करके यूज़ इट टू क्रिएट टेलीस्कोपिंग सीरीज, और ऐसा बोल सकते हैं कि हम डिफरेंस ऑफ टर्म्स क्रिएट करेंगे जिससे हमारा फंक्शन क्रिएट हो जाए। तो लिखते हैं। तो ये जो लिखा हुआ है टेन इनवर्स, जो 1 है ऊपर वाला, उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। x प्लस जे माइनस एक्स प्लस जे माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस जे इंटू एक्स प्लस जे माइनस वन। तो यहाँ समझ में आ जाता है कि हम इसको यहाँ p ले सकते हैं और इसको यहाँ पे q ले सकते हैं। एंड पी एन क्यू पॉजिटिव है, तो ये फिर स्प्लिट हो जाएगा और इसको हम क्या लिख पाएंगे, टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस जे माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस जे माइनस वन। अब इसकी हेल्प से अब हम सिग्मा सॉल्व फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया है। तो जब ये एफ एन एक्स है उसको हम ऐसा लिख सकते हैं, सिग्मा जे वन टू एन टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस जे माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस जे माइनस वन। अब इस पर तुम टेलीस्कोपिंग सीरीज अगर लगाओगे तो बहुत सारे टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ये तुम खुद से करके देखना कि ये कैसा आ रहा है। तो ये टेन इनवर्स एक्स प्लस एन माइनस टेन इनवर्स एक्स आ गया। तो ये हमारा एफ एक्स हो चुका है, एफ विद पैरामीटर एन। ओके, अब क्वेश्चंस पे जाता है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन पूछा गया है उसमें पूछा जा रहा है कि टेन स्क्वायर ऑफ एफ जे जीरो, यानी कि एक्स की जगह में जीरो पुट करना है और एन को जे से रिप्लेस किया, जे की वैल्यू 1 से 5 जा रही है, राइट। तो अब इसके अंदर अब ये बहुत ट्रैप करने वाला क्वेश्चन दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ पे लोग इसको गलत कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो इनपुट है वो जीरो है और हमें जो एक्स दिया गया था वो जीरो से इन्फिनिटी दिया गया था, राइट। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि बी केयरफुल ऑफ डोमेन। तो हमारी डोमेन में जीरो है ही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन ए को हमें अटेम्प्ट ही नहीं करना है, रॉन्ग है डायरेक्ट। सिमिलर चीज़ ऑप्शन बी के अंदर हो रही है, तो उसको भी छोड़ दो, ख़त्म। ओके, अब हमें देखना है कि लिमिट टेन एफ एन एक्स एट एक्स टेन टू इन्फिनिटी क्या होगी। तो हमें एफ एन एक्स को भी मर्ज कर लेना चाहिए एंड उसका फिर 10 अप्लाई कर लेंगे। तो एफ एन एक्स क्या हो जाएगा, समझना ध्यान से। तो जो फॉर्मूला हमने फर्स्ट में अप्लाई किया था वही यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस एन में से एक्स अगर सब्ट्रैक्ट किया तो एन आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, राइट। तो 10 एफ एन एक्स हमें मिल गया एन अपॉन, तो ये इन्वर्स हम इसलिए हटा पा रहे हैं क्योंकि इन्वर्स के अंदर, टेन इन्वर्स के अंदर जो भी सारे टर्म्स थे सारे पॉजिटिव है। ओके, अब इसकी हमें लिमिट चेक करनी है। जब x इन्फिनिटी मूव करेगा तो क्या होगा, तो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये कैसी फॉर्म में जाएगी, n तो फाइनाइट है क्योंकि फिक्स पॉजिटिव नंबर दिया हमें, n फाइनाइट है, तो फाइनाइट अपॉन ऐसा बन रहा है, फाइनाइट अपॉन इन्फिनिटी। तो ये तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो का अप्रोच करेगी, राइट। तो इस पर अगर हम लिमिट लगाते भी हैं तो इसका आंसर जीरो आएगा। तो अभी यहाँ पे दो चीज़ हमें चेक करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेन एफ एन एक्स, तो ये जो आंसर आएगा वो ज़ीरो आएगा। तो ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग है। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ एन एक्स, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर करके 1 प्लस टेन स्क्वायर एफ एन एक्स का जो आंसर है वो आ जाएगा 1 प्लस ज़ीरो इक्वल टू 1। तो ऑप्शन डी जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन गिवन है, लेट टी बी द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट
P and Q। तो काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बहुत केयरफुली पढ़ना है इसको। लेट F1 be the set of all pairs of circle S1 S2 such that T is tangent to S1 at P and tangent to S2 at Q, also that S1 and S2 touch each other at point say M। ओके, अब हमें even डिफाइन किया, ये ध्यान से समझो। लेट even be the set representing the locus of M as the pair S1 S2 varies in F1। तो उसको सीधे शब्दों में अगर समझे तो एक लाइन है, उस पर दो सर्किल बनाए हमने, दो डिफरेंट पॉइंट पे, और दोनों सर्किल एक्सटर्नल टच करते हैं एक पॉइंट M पे। तो अगर सर्किल्स की रेडियस हमें फिक्स नहीं दी गई है तो बेसिकली सर्किल वेरी करेंगे, और वेरी करेंगे तो M पॉइंट भी वेरी करेगा। तो बेसिकली हमें जो M पॉइंट का लोकस है वो हमारा सेट इवन है। तो डायग्राम कुछ इस तरीके से है, एक लाइन गिवन है, P पे एक वेरिएबल सर्किल बनाया टच करता हुआ, Q पे एक वेरिएबल सर्किल बनाया टच करता हुआ, एंड इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दोनों सर्किल का वो पॉइंट M है। अब हम M को Q और P से कनेक्ट करेंगे, लाइक इस तरीके से। तो MP और MQ को कनेक्ट किया तो हम जो एंगल PMQ है वो हम ये प्रूव करने वाले हैं कि एंगल PMQ जो है वो हमेशा 90 डिग्री रहेगा। अगर 90 डिग्री रहेगा तो फिर M का लोकस फाइंड करना बहुत आसान हो जाएगा, बट 90 डिग्री कैसे होगा ये समझते हैं। तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से एक हम जो कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्किल्स की वो ड्रॉ कर सकते हैं पॉइंट M से। कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो कि रेड लाइन को मीट करती है, लेट्स से पॉइंट T पे। अब हम यहाँ से क्या क्या बोल सकते हैं, ध्यान से समझते जाना। अगर सपोज ये पॉइंट थीटा है, सॉरी एंगल थीटा है, तो एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये TM और TQ दोनों इक्वल लेंथ की टेंजेंट्स है। सिमिलरली अगर TP और TM इक्वल है तो ये जो है एंगल, इनको हम फाई फाई बोल सकते हैं। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है? थीटा नहीं होंगे, अलग एंगल होंगे, दोनों इक्वल होंगे। तो अब हमें थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो ये एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 2 फाई, एंड ये वाला जो एंगल है ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा, और इन दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, यानी कि 360 माइनस 2 फाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू 180, यानी कि 2 फाई प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180, यानी कि थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आया कि हमारा जो एंगल PMQ है वो 90 डिग्री आ गया है, M का मूव करेगा। तो हम यहाँ से ऐसा बोल सकते हैं कि M will lie on circle with diameter PQ। तो M का लोकस आ गया, तो M का लोकस सर्किल आ चुका है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब ध्यान से पढ़ो क्या दिया आगे। लेट द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग ए पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ इवन। तो इवन हमारे पास क्या है, इवन जो है बेसिकली एक सर्किल आएगा क्योंकि M का लोकस वो सर्किल आने वाला है, एंड सर्किल के डिस्टिंक्ट पॉइंट को जो चीज़ कनेक्ट करती है वो क्या होती है, कॉर्ड होती है। तो हमें क्या है, एक कॉर्ड्स का सेट दिया है। कैसा सेट है, जो कि पॉइंट R 1,1 से पास कर रहा है। तो इस सेट को हम F2 से डिनोट कर रहे हैं। तो अभी हमसे क्या पूछा जा रहा है ये समझो। ये जो लाइन, इसका मतलब ये है कि वो सारी कॉर्ड जो कि सर्किल E1 की है एंड 1,1 से पास करती है, उनके जो मिड पॉइंट का लोकस है वो क्या है, E2 है। तो मिड पॉइंट का लोकस भी निकालना है हमें, कॉर्ड्स के मिड पॉइंट का लोकस जो सारी कॉर्ड 1,1 से पास करती है। ओके, तो अभी हमें कौन से कंसेप्ट चाहिए होंगे, सेकंड चाहिए होगा द इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हेन एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर्स आर गिवन। ये हमें याद होना चाहिए ताकि हम यहाँ से E1 फाइंड कर पाए। एंड थर्ड वाला द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड व्हेन मिड पॉइंट इज गिवन इज T इक्वल टू S1, T एंड S1 आर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस। और अगर ये यूज़ नहीं करना है तो ज्योमेट्रिकली कुछ तुम फिगर आउट करके भी लोकस फाइंड कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले E1 पे जाते हैं क्योंकि E1 क्या है, PQ डायमीटर लेके जो सर्किल बनेगा वो होगा। तो E1 का लोकस हम लिख देता है। तो E1 विल बी x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 प्लस y प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। बेसिकली डायमीटर फॉर्म में सर्किल की इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं। तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y, एक्स का तो कोफिशिएंट आएगा नहीं, एंड आएगा कांस्टेंट टर्म, तो -35 एंड -4 -39 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर होगा। अभी हमें चेक करना है कि इवन के ऊपर कुछ पॉइंट लाई करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए में कुछ एक पॉइंट दे रखा है -2,7 और एक डी में दे रखा है। तो ऑफकोर्स -2,7 जो है वो मैं इवन को फाइंड करने में यूज किया था, बट यहाँ पर थोड़ी ट्रिक है। तो ऑप्शन ए जो है थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से समझना। ट्रिक क्या है समझना। -2,7 ऑफकोर्स इसको सेटिस्फाई करेगा, राइट, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बट कुछ इनिशियल कंडीशंस है।
इनिशियल कंडीशंस ये है कि अगर -2,7 जो है वो इवन से अगर बिलोंग करेगा तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, जो पॉइंट एम है उसको हम पॉइंट पी पे भेज दे रहे हैं। अगर पॉइंट एम पॉइंट पी पे जाएगा तो इसका मतलब जो सर्किल 1 था वो पॉइंट सर्किल हो जाएगा। सर्किल 1 क्या हो जाएगा, पॉइंट सर्किल, जो लेफ्ट साइड में मैंने बनाया था। अगर वो पॉइंट सर्किल है तो सर्किल 2 जो है उसको कभी टच नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हो, मतलब एक मैंने स्ट्रेट लाइन लिया और मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एक मैंने पॉइंट सर्किल बनाया ये पी पॉइंट पे, और यहाँ पे मैंने एक सर्किल बनाया क्यू पे। अब मैं क्यू का रेडियस कितना रखूंगा ताकि पी से पास करे, तो कभी पास नहीं करेगा, राइट। तो सर्किल 1 जो होना चाहिए, रेडियस ऑफ सर्किल 1 जो होनी चाहिए वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी ही चाहिए, अदरवाइज कभी भी ये दोनों सर्किल टच नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरा जो E1 है वो कभी भी -2,7 को होल्ड नहीं करेगा, राइट। ये समझ में आ जाना चाहिए। तो ये -2,7 इवन पे लाई नहीं कर सकता। सेम चीज़ हम 2,-5 के लिए भी बोल सकते हैं कि 2,-5 जो है वो भी इवन पे लाई नहीं करेगा, क्योंकि फिर हम पॉइंट सर्किल अगर 2,-5 को इवन पे लाई करवाएंगे तो क्यू पे फिर पॉइंट सर्किल बन जाएगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन ये हो गई है कि रेडियस ऑफ बोथ सर्किल शुड बी ग्रेटर देन 0। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग है, ऑप्शन ए रॉन्ग है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। तो 0,3/2 डज नॉट लाई इन इवन, तो इसको तो ये तो जो पॉइंट है 0,3/2 पी और क्यू में कोई नहीं है, कोई रैंडम पॉइंट है, चेक करके देखते हैं। तो 0,3/2 अगर पुट करते हो तो 0² + 9/4 - 3, ऑफ कोर्स ये 0 नहीं है तो इस पर लाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन डी ट्रू है। तो इवन का केस हो गया। अब हमें E2 फाइंड करना है। तो अभी ध्यान से समझो। तो मैंने एक इवन सर्किल बनाया है, पी और क्यू 2 पॉइंट मार्क किए लेकिन ओपन रखी है क्योंकि वो इवन पे लाई नहीं करते हैं, रीजन ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। एंड 1,1 से बहुत सारी कॉर्ड पास कर सकती है, मैंने एक कॉर्ड बना के एक्सप्लेन किया है। एंड इस कॉर्ड का मिड पॉइंट एन है, एंड जो ग्रीन ये पॉइंट है वो सर्किल इवन का सेंटर है। तो उसका सेंटर कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें x² + y² - 2y - 39 से, तो सेंटर इसका आ जाएगा 0,1, राइट। तो हमें n का लोकस ढूंढना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि अगर हमने 0,1 से किसी भी कॉर्ड पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो वो हमेशा मिड पॉइंट पे जाके मीट करेगा, तो ये जो एंगल होगा हमेशा 90 होगा। तो जो n पॉइंट है जिसका हमें लोकस फाइंड करना है, उसका y जो भी फाइंड करना है, वो बेसिकली एक सर्किल पे लाई करेगा जिसके डायमीटर के एंड पॉइंट क्या है, 0,1 एंड 1,1 है। तो यहाँ से हमें E2 का लोकस मिल जाएगा। तो E2 हमें क्या मिल रहा है, x × x - 1 + y - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, अब हमें E2 के लिए सर्टेन थिंग्स चेक करना है। तो अभी अगर हम ऑप्शन सी चेक करें, द 1/2, तो 1/2 इसका सेंटर है, तो वो E2 पे लाई नहीं कर रहा है, तो दिख रहा है साफ साफ 1/2 यहाँ पे सेंटर आने वाला है। तो सी जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। अब हम बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बोला जाता है कि द पॉइंट 4/5, 7/5 डज नॉट लाई इन E2। ठीक है, तो फिर से ये ट्रिकी थिंग है, थोड़ा ध्यान से समझना, एक्सप्लेन करता हूँ मैं। अगर हमने E2 के अंदर 4/5 एंड 7/5 पुट किया तो चेक करते हैं क्या हो रहा है। ओके, सो ये आ जाएगा -4/25 एंड 2/5 का स्क्वायर करेंगे तो +4/25, तो सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये जो पॉइंट है क्या ये E2 से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, अब थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है, काफ़ी ट्रिकी थिंग है ये। हमारे पास एक पॉइंट था P शुरुआत से -2,7, और ये पॉइंट जो 4/5, 7/5 है उसको मैं Z से लिख देता हूँ 4/5, 7/5, एंड पॉइंट R है जो है 1/1। ओके, तो मैं बोल रहा हूँ कि PZR कोलिनियर है। स्लोप से देख सकता, R देखा तो कितना आ जाएगा, 7 - 1 6 -2 अपॉन -2 - 1 तो -3, तो स्लोप -2 आया। इस तरह स्लोप ऑफ अगर हम ZR देखते हैं, 7/5 - 1 इज 2/5, 4/5 अपॉन 4/5 - 1 इज -1/5, तो इसका स्लोप भी -2। तो PZR आर कोलिनियर। ओके, सो कैन PZR बी, समझो ध्यान से, बी कॉर्ड ऑफ E1, क्योंकि E1 की जो कॉर्ड्स है जो कि 1,1 से पास कर रही है उसके मिड पॉइंट का हम लोकस फाइंड कर रहे हैं। तो ये कॉर्ड को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं क्या, तो हमें पता है कि जो पॉइंट P था वो E1 में लाई नहीं कर रहा, तो ये कॉर्ड नहीं हो सकती। तो अगर ये कॉर्ड नहीं हो सकती तो इसके मिड पॉइंट का लोकस हम नहीं ले सकते, राइट। तो इसके मिड पॉइंट के लोकस में फिर जो पॉइंट 4/5, जो 7/5 है वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इक्वेशन में सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि वो मैथमेटिकल है, पर यहाँ पे कुछ कंडीशंस है।
तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो z पॉइंट है दैट डज नॉट बिलोंग टू E2। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको एक बार फिर से तुम करके देखो। जो थर्ड क्वेश्चन है, let S be the set of all column matrices b1 b2 b3 such that b1 b2 b3 belongs to real and the system of equations। ये सिस्टम में 3 इक्वेशन गिवन है, तुम रीड कर सकते हो। -x + 2y + 5z = b1, 2x - 4y + 3z = b2 एंड x - 2y + 2z = b3 हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देना, इनका सॉल्यूशन हमेशा आ रहा है। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स इन रियल वेरिएबल हैज़ या हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ b1 b2 b3। फाइन, तो पहले हमें b1 b2 b3 पे जाना है और हमसे बोला जा रहा है कि उनका सॉल्यूशन हमेशा एग्जिस्ट कर रहा है, एंड फिर हमें ये सारे जो ऑप्शंस है इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करना है। तो कंसेप्ट क्या है मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से और समझना। तो फर्स्ट चीज़ है कि हमें जो सिस्टम ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस है उसको ध्यान से समझना है, क्योंकि होमोजीनियस इक्वेशंस होगी, अगर b1 b2 b3 तीनों जीरो हो जाएंगे तो हमेशा एक सॉल्यूशन जो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है वो तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा। तो हमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के सॉल्यूशन को अच्छे से समझना है। एंड इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं, या तो हम क्रैमर रूल की हेल्प ले सकते हैं, या फिर ज़्यादा बेटर है कि हम जो 3 इक्वेशन दी हैं 3 वेरिएबल्स के अंदर उनको हम 3 प्लेन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उन 3 प्लेन में क्या क्या सिचुएशंस हो सकती है वो देख सकते हैं। तो ये जो डायग्राम दिया है उसमें सर्टेन कंडीशंस है 3 प्लेन के इंटरसेक्शन की। तो ये वाला जो सॉल्यूशन होता है जिसमें सिंगल सॉल्यूशन आता है, एक पॉइंट P जो दे रखा है यहाँ पे, ये जो सॉल्यूशन आता है, तो ये सिचुएशन में क्या होता है, हमेशा जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो नॉन जीरो रहती है। डेल्टा क्या है, जब हम नॉर्मल्स जो होते हैं n1 n2 n3 तीनों प्लेन के उनका बॉक्स लें, राइट। सिमिलरली क्रैमर रूल में भी यही करते हो तुम, जो एक्स वाई जेड कोफिशिएंट होते हैं उसे डिटर्मिनेंट बनाते हो और डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेक करते हो। तो अगर ये डेल्टा नॉन जीरो है तो सिंगल सॉल्यूशन होगा। ओके, बाकी जितने भी केसेज हैं B, C, D, E, F जो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया, इन सब के अंदर डेल्टा जीरो है। अब जब डेल्टा जीरो है तो चीज़ों को कैसे समझा जाए, ठीक है। तो जैसे सिचुएशन B समझो, अगर तीनों प्लेन एक ही लाइन में कट करते हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, सारे सॉल्यूशन जो कि लाइन के ऊपर लाई कर रहे होंगे। ये ऐसा हो सकता है कि सारे के सारे प्लेन क्या है, कोइंसिडेंट है, सेम प्लेन गिवन है, राइट। तो फिर ये एक ही प्लेन होगा, ऑल 3 प्लेन्स आर इक्वल, 1 = 2, 2 = 3। तो इसमें भी डेल्टा जीरो है और इसमें भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, बट इसके सॉल्यूशन एक प्लेन वाले सॉल्यूशंस होंगे। इसमें भी डेल्टा जीरो हो सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें तीनों प्लेन पैरेलल है। तीनों प्लेन अगर पैरेलल होंगे तो n1 n2 n3 जो उनके नॉर्मल से वो पैरेलल होंगे तो उनका बॉक्स डेफिनेटली जीरो हो जाएगा, राइट। एंड सिमिलरली यहाँ पे 2 प्लेन नॉर्मल है, एक तीसरा प्लेन को कट कर रहा है। तो अगर जैसे हम डेल्टा हमने जिस तरह डिफाइन किया है, बॉक्स ऑफ n1 n2 n3, इनमें से कोई भी 2 वेक्टर अगर पैरेलल होंगे, राइट, तो भी बॉक्स जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली है तो इसी के इक्विवेलेंट n1 × n2 क्रॉस n3, राइट। तो फिर से जीरो आ जाएगा। एंड ये वाला जो केस है जिसमें 3 प्लेन मिलके एक प्रिज्म बना रहे हैं, तो इनके तीनों की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो है, जैसे एक L1 ऊपर L ब्लैक में दिखा रखी है और ये 2 मैंने यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये सारी लाइन्स भी पैरेलल आती हैं, राइट। एंड इसमें भी जो सारे नॉर्मल्स का जो बॉक्स होता है वो जीरो होता है। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। तो डेल्टा इक्वल टू जीरो में भी 2 चीज़ अराइज होती है, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन। हमें कैसे डिस्टिंग्विश करें? ओके, तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड मॉल लिख रखा है, इसको अच्छे से समझ लो। इन बी हमें जो ऑब्टेन होता है वो होता है फैमिली ऑफ प्लेन। सो फैमिली ऑफ प्लेन का मतलब ये है कि अगर हमने लैम्डा टाइम P1 प्लस म्यू टाइम P2 किया तो हमें थर्ड प्लेन मिल जा रहा है, राइट। मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन से हम थर्ड प्लेन पे चल जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन अगर आ रही है तो भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशन से फटाफट देख लेंगे। ये तो आइडेंटिफाई करना बहुत आसान है कि तीनों प्लेन ही सेम हो गए। P1 इज एज, मतलब होगा क्या कि P1 को किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके P2 ऑब्टेन किया होगा, P2 किसी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करके P3 ऑब्टेन किया होगा, राइट, ऐसा। अच्छा, डी जो सिचुएशन है पैरेलल प्लेन्स है, तो पैरेलल प्लेन्स में हम नॉर्मल्स जो होंगे सारे पैरेलल होंगे, बट उनके जो कांस्टेंट होंगे वो उस रेशो में नहीं होंगे। आ रहा है समझ में? मतलब या तो इक्वल नहीं होंगे, कोइंसिडेंट नहीं हो रहे, तो B1 और B2 B3 सब डिफरेंट आ जाएंगे, पैरेलल है तो। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर उनके नॉर्मल के कोफिशिएंट अगर हम देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं L2 = m1/n m2 = n1/n2 बट नॉट इक्वल टू B1/B2, राइट। इससे समझ में आ रहा है कि प्लेन पैरेलल है, कोइंसिडेंट नहीं है। एंड एग्जैक्टली 2 of 3 प्लेन्स आर पैरेलल, ये तो ऑब्वियस समझ में आ जाएगा। एफ वाला जो केस है जब प्रिज्म क्रिएट होता है, ये समझो ध्यान से, ये कब क्रिएट होता है, इसमें ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको बी वाले से कैसे डिफर करना है एफ को, अगर ये समझ गए तो काफ़ी मज़ा आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 प्लेन दे रखे हैं बी वाले में, राइट साइड में देखो। तो अगर मैं सपोज मैं पिंक वाले प्लेन को मूव कर दूँ, पिंक वाले प्लेन को मूव करके तो मैं शिफ्ट करना स्टार्ट कर दूँ राइट साइड में, राइट। तो इसी तरह हो रहा है ना यहाँ पे कि पहले सपोज जो पिंक वाला प्लेन था, डायग्राम एफ में आ जाओ, पहले पिंक वाला प्लेन था, इस लाइन से पास कर रहा था, अब हमने उसको शिफ्ट करके
यहाँ पे ला दिया है, राइट। तो बी और एफ में कैसे डिफरेंस करोगे कि लैम्डा टाइम P1 प्लस म्यू टाइम P2 जो आ रहा है वो पैरेलल टू P3 आ रहा है एंड नॉट इक्वल टू P3 है। आया समझ में? एग्जैक्टली इक्वल टू P3 आ गया तो उस लाइन से ही पास कर रहा है, पैरेलल टू उसके आया तो हमें से क्या बना देगा, प्रिज्म बना देगा। तो इस तरह से तुम चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। अब एकदम ध्यान से समझो, मैंने क्या किया है, तीनों प्लेन्स के नॉर्मल को एक डिटरमिनेंट में पुट किया, बॉक्स ऑफ N1 N2 N3 फाइंड कर रहा हूँ। तो देखते क्या आता है यार, -1 इंटू -8 प्लस 6 -2 इंटू 4 -3 एंड 5 इंटू -4 प्लस 4। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये पहला हो गया 2 एंड देन -2 प्लस 0, तो ये 0 है। ओके, अगर ये नॉन ज़ीरो होता तो बहुत आसान हो जाती प्रॉब्लम, पर अगर ये 0 है तो 0 आने का मतलब क्या हुआ कि इन तीनों प्लेन के नॉर्मल जो है वो कोप्लेनर है। अब डेल्टा जब 0 आते हैं तो बहुत सारी सिचुएशन आती है, राइट। तो हमें क्या क्या सिचुएशन समझनी है यहाँ पे, तो ये देखो ध्यान से, इन तीन प्लेन्स के अंदर नो टू प्लेन्स आर पैरेलल, समझ में आ रहा है? कोई भी प्लेन पैरेलल नहीं है, तो हमें ना कोइंसिडेंट वाली सिचुएशन आ रही है, ना कोई दो या तीन प्लेन पैरेलल वाली सिचुएशन आ रही है। तो हमें या तो फैमिली ऑफ प्लेन देखना होगा या फिर प्रिज्म देखना होगा। बट प्रिज्म वाली सिचुएशन है उसको यहाँ पे डिस्कार्ड करना है। क्यों? क्योंकि इसने बोल दिया है कि हैज़ एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, राइट। इसने साफ साफ बोल के दिया कि इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो यानी कि ये तीनों मिलके क्या बना रहे होंगे, एक फैमिली ऑफ प्लेन्स बना रहे हो। तो उस सिचुएशन को अप्लाई करके फैमिली ऑफ प्लेन्स की सिचुएशन को मैं B1 B2 B3 में एक रिलेशन लिख सकता हूँ। तो मेरा मतलब क्या है, समझो ध्यान से, कि मैं लिखना चाह रहा हूँ कि मेरा अल्फा टाइम प्लेन 1 प्लस बीटा टाइम प्लेन 2 मस्ट बी इक्वल टू प्लेन 3, राइट। तो अप्लाई करते हैं। तो अल्फा के साथ मैं क्या लिखता हूँ, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ -1 2 5, राइट। और बीटा के साथ मैं लिखता हूँ 2 -4 एंड 3 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 -2 एंड 2। मैं XYZ नहीं लिख रहा हूँ, जस्ट कोफिशिएंट से समझ लो। ऐसे कुछ कुछ रिलेशंस आ रहे हैं हमारे पास आ रहा है 2 बीटा माइनस अल्फा इज 1 एंड नेक्स्ट सिचुएशन में आ रहा है कि -4 बीटा प्लस 2 अल्फा इज -2, एग्जैक्ट वही इक्वेशन है ये। एंड लास्ट से आ रहा है कि 5 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 2। तो इन दो इक्वेशन से हम अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अल्फा इज 2 बीटा -1, तो 5 इंटू 2 बीटा -1 प्लस 3 बीटा इक्वल्स टू 2। ये सब मैं क्यों कर रहा हूँ थोड़ा अभी समझ में आएगा तुम्हें अच्छे से। बीटा की वैल्यू आ जा रही है 7/13, और जैसे बीटा 7/13 आ रहा है, अल्फा आ रहा है 2 बीटा -1 यानी कि 14/30 -1 यानी कि 1/13। ये हुआ कि P1 को अगर हम 1/13 से मल्टीप्लाई करें, P2 को हम 7/13 से मल्टीप्लाई करें तो प्लेन 3 आ जाता है। यानी कि या तो फिर हम P1 प्लस 7 टाइम P2 करें तो प्लेन 3 इंटू 13 आ जाता है। तो इसका लॉजिक ये हुआ कि हमारे पास जो B1 B2 B3 है उनके अंदर रिलेशन मिल गया है। क्या रिलेशन है कि B1 प्लस 7 टाइम B2 इक्वल्स टू 13 टाइम B3। तो B1 B2 B3 हमारा ये सेट है। अब इस सेट को फॉलो करते हुए हमें जो बाकी ऑप्शन है उनको चेक करना है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है जैसे ये वाला ऑप्शन है, तो इसके जो नॉर्मल्स है उनसे हमने एक डिटरमिनेंट तैयार किया जिसमें हम बॉक्स ऑफ N1 N2 N3 चेक कर रहे हैं और इसके डेल्टा की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं। जैसे 1 2 3 है, फिर 0 4 5 है, फिर 1 2 6 है, यहाँ सब चेक कर रहे हैं। तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है। तो ये कितना आ रहा है, 24 -10 14, फिर अगला आ रहा है -2 इंटू -5 इज +10 एंड उसका नेक्स्ट आ रहा है 3 इंटू -4 -12। तो बेसिकली ये 0 नहीं है। तो 0 नहीं है तो एकदम लाइफ आसान है, क्योंकि डेल्टा ए अगर नॉन ज़ीरो है तो हमेशा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। तो इसमें लिखते जाता हूँ साथ साथ। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन है। तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब अब B1 B2 B3 कुछ भी चूज़ करो, फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। अब इसी तरह ऑप्शन बी पे आ जाओ अभी। तो ऑप्शन बी में इसी तरह चेक करते हैं 1 1 3, देखो 1 1 3, देन 5 2 6 5 2 6 एंड -2 -1 -3। ओके, इसका डेल्टा भी चेक करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। बहुत से लोग दो प्लेन के कॉम्बिनेशन थर्ड बन रहा है, बट चेक करके देखते हैं कि किस तरह प्रोसीड करना है। तो अब ध्यान से ऑब्जर्व करो कि डेल्टा भी 0 है, या तो प्रिज्म का केस है या फिर फैमिली ऑफ प्लेन्स का केस है। तो आप एक चीज़ तुम ऑब्जर्व करो कि अगर हमने रो 1 प्लस रो 2 का अगर ऐड किया, राइट, तो कितना आ रहा है 6 3 एंड 9 आ रहा है। तो दैट इज इक्वल टू -3 टाइम रो 3, राइट। तो ये मतलब इस तरह प्लेन फॉलो कर रहे हैं, P1
प्लस P2 इज इक्वल टू माइनस 3 टाइम P3, राइट। तो जो रेशो है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा B1 प्लस B2 जो आ रहा है वो आता -3 टाइम B3। बट जो ये जो चीज़ है इसके साथ, किसके साथ, B1 प्लस 7B2 इक्वल टू 13B3, इसके साथ मिसमैच कर रही है। तो सिर्फ अगर यही वाला रेशो होता तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता। ये अलग B1 B2 वाला सेट है, तो मतलब हमारा जो सेट है उसके लिए जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉरी, बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चमक गया होगा। तो सी में क्या हो रहा है चेक करते हैं, इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं तो कितना आएगा फिर से, -1 इंटू -20 प्लस 20 -2 इंटू 10 माइनस 10, दिख रहा है ये साफ साफ। एंड नेक्स्ट आ रहा है -5 इंटू -4 प्लस 4, तो सारे के सारे कोफैक्टर्स ही 0 आ रहे हैं, राइट। तो इसका रीजन बहुत आसान है, समझ लो कि जो रो 2 और रो 3 है वो एक दूसरे के मल्टीपल है। यानी कि यहाँ पे जो सी के अंदर जो मेरा प्लेन गिवन है, कौन से प्लेन 2 एंड प्लेन 3 जो है वो पैरेलल है, इसलिए 0 है। एंड अगर वो पैरेलल हैं और ये जो प्लेन अलग से कट कर रहा है तो फिर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सी वाला भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। डी वाले में देखते हैं। तो डेल्टा डी अगर हम चेक करेंगे तो ये काफ़ी इजी है, ध्यान से समझना। डेल्टा डी 1 इंटू -12 -2 इंटू -10 -3 एंड 5 इंटू 8। तो ये जो चीज़ आ रही है वो 0 के इक्वल नहीं आ रही है। ऑफ कोर्स दिख रहा है 40 एंड +26 एंड -12, तो 0 नहीं है ये। तो अगर ये 0 नहीं है तो इस वाले में फिर से क्या आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर। तो बाकी तो जो ए और डी है उनमें सॉल्यूशन है वो भी यूनिक टाइप का सॉल्यूशन है। एंड बी एंड सी में जो सी में 2 प्लेन पैरेलल आ गए इसलिए नो सॉल्यूशन है। और बी में जो अलग कॉम्बिनेशन है वो हमारे कॉम्बिनेशन 1 7 13 से मैच नहीं कर रहा है। तो आई होप क्लियर है। अगेन जो फोर्थ क्वेश्चन है लेंथी है, दो क्वेश्चंस को मर्ज किया गया है इसमें, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कंसिडर 2 स्ट्रेट लाइन्स ईच ऑफ विच इज टेंजेंट टू द बोथ सर्कल्स एंड द पैराबोला and let these lines intersect at the point Q. Consider the ellipse whose center is at origin and whose semi major axis is OQ. तो बेसिकली इतना जो है वो हमें सिर्फ सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ फाइंड करने के लिए यूज़ करना है। ओके, तो कैसे प्रोसीड करना है, तो हम यहाँ पे 2 कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, समझो ध्यान से। फर्स्ट है द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट x1 y1 टू एनी कॉनिक इज t स्क्वायर इक्वल टू ss1 t s s1 आर स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस। तो हम क्या करेंगे, पैराबोला के लिए t स्क्वायर इक्वल टू ss1 लिख सकते हैं, सर्किल के लिए t स्क्वायर इक्वल टू ss1 लिख सकते हैं, एंड दोनों को कंपेयर करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ सकते हैं। जैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, वो बेसिकली स्मॉल a की वैल्यू हो जाएगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ पैराबोला इन पैरामेट्रिक और स्लोप फॉर्म। पैरामेट्रिक यानी कि टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, एट स्लोप फॉर्म टी की जगह 1/m डाल दो तो आ जाए। एंड ये जो टेंजेंट है वो सर्किल पे भी टेंजेंट है, तो हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्किल, ये सबसे बेस्ट चीज़ है बजाय सर्किल की टेंजेंट की इक्वेशन लिखने की, कि कोई भी अगर लाइन जो है वो सर्किल पे टेंजेंट है तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्किल इक्वल टू रेडियस। तो ये अप्लाई करके हम टी और एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2 टी की वैल्यूज आएंगे फाइन, एंड फिर हमारे पास थर्ड वाला कंसेप्ट यूज आएगा कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट ए T1 एंड बी T2 टू पैराबोला। यानी कि ए और बी 2 पॉइंट है जो हमने पैरामेट्रिक फॉर्म में लिए हैं, उन पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ करें तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2। तो इतना सब कुछ हमें करना पड़ेगा। तो पहला टास्क हमारा यही है कि हम ये जो पॉइंट Q है वो ढूंढें। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखते हैं, टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर। पैराबोला के लिए a की वैल्यू 1 है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टी स्क्वायर। अब ये जो टेंजेंट है वो सर्किल के ऊपर भी है, तो सर्किल का सेंटर दे रखा है हमें 0 0, तो 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो 0 माइनस टी स्क्वायर इसका मॉड डिवाइडेड बाई रूट 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। रेडियस 1/2 नहीं है, 1/√2 है। ओके, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, ट्वाइस टी रेज टू 4 इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। सो ट्वाइस टी रेज टू 4 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्योंकि टी स्क्वायर पॉजिटिव है तो उसकी जो एक्सेप्टेबल वैल्यू है वो 1 आएगी। तो हमारे पास T1 और T2 मिल गए हैं, एक की वैल्यू +1 है, एक की वैल्यू -1 है। तो जो हमें पॉइंट Q चाहिए था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट Q मैं यहाँ लिखता हूँ उसको, तो वो क्या था हमारे पास, ए T1 T2 कॉमा ए T1 प्लस T2, राइट, एंड A1 है, तो ये हो जाएगा -1 कॉमा 0।
तो ओ क्यू लेंथ मिल गई हमें, तो ओ क्यू लेंथ 1 आ गई है, तो ओ क्यू लेंथ 1 है जो कि स्मॉल ए की वैल्यू है, ये चाहिए था हमें। एंड अब आगे क्या दे रखा है, अब इलिप्स के जो माइनर एक्सेस की लेंथ है वो दे रखी है √2। ओके, तो जो 2b है वो वैल्यू √2 है। अब इसेंट्रिसिटी के लिए क्या चाहिए होता है, लेटेस्ट रेक्टम क्या चाहिए होता है मैं बता देता हूँ। तो कोई भी इलिप्स इस फॉर्म में जो गिवन हो x² / a² + y² / b² = 1, जहाँ पे a > b है, ये ध्यान रखना है। इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगी, √1 - b² / a²। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है वैल्यू 2b की, हमें 2b गिवन है √2, तो b कितना हो गया 1/√2। तो इसेंट्रिसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, √1 - 1/2 on 1, राइट। तो क्लियर है, ये 1/√2 आ जाएगा, इसेंट्रिसिटी ठीक है। एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 2b² है, तो 2 × b², b² कितना हो गया हाफ, और ये कितना हो गया 1, राइट। b² हाफ है, तो 2b² तो ये भी कितना आ जाएगा 1। फाइन, तो इतने से ऑप्शन ए आ गया एंड ऑप्शन बी रॉन्ग है। अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो एकदम टोटली डिफरेंट कंसेप्ट पे है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस, करते हैं इसको सॉल्व। सो इलिप्स की इक्वेशन है x² / 1 + y² / 1/2 = 1। एंड जो एरिया मैंने शेड किया है वो ऐसे पूछा जा रहा है, क्योंकि एरिया जो पूछा जा रहा है वो 1/√2 एंड 1 के बीच का पूछा जा रहा है, दोनों ही ऑप्शंस में, तो दोनों में से एक एग्जैक्टली ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एरिया सिमेट्रिक है, तो हमारा जो रिक्वायर्ड एरिया है ए, तो a/2 लिख देता हूँ मैं, a/2 विल बी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/√2 to 1, और किस चीज़ का y dx। तो y की वैल्यू कितनी है 1/√2 इंटू √1 - x² dx। तो यहाँ से हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो उसमें x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेट्स से x इज sin थीटा, लिमिट चेंज करके ये कितना हो जाएगा π/4 से π/2, ये 1/√2, ये हो जाएगा cos² थीटा d थीटा, और यहाँ पे a/2। फाइन, cos² थीटा का इंटीग्रेशन क्या आ सकता है, सो a/√2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 + cos² θ/2 फ्रॉम π/4 to π/2। थोड़ा केयरफुल रहना है इसमें। तो आ जाएगा θ/2 एंड sin 2 θ/4। फिर इसके ऊपर हमें लिमिट लगा देनी है। अभी लिमिट कहाँ से का है, π/4 से π/2 है। तो यहाँ से आंसर आ जा रहा है a/√2, लेफ्ट साइड में लिख रहा हूँ, π/2 - π/4 इज π/4, π/4/2 किया तो π/8 प्लस साइन पाई 0 हो जाएगा, एंड साइन π/2 माइनस साइन π/2 1 हो जाएगा, तो ऐसा कुछ। तो क्लियर है। तो a की वैल्यू आ जा रही है अभी हमारे पास √2 इंटू π-2/8, तो π-2/4√2, तो आंसर सी आ गया इसका। तो अगेन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा है, समझना इसको और मिस इंटरप्रेट मत करना, समझो अच्छे से। लेट STR बी नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, एंड L बी द सेट ऑफ सॉल्यूशन Z इक्वल टू x + iota y, x and y are real, iota is √-1 of the equation SZ + TZ बार + R = 0। तो ऐसी फील आ रही है कि स्ट्रेट लाइन है, बट हमेशा स्ट्रेट लाइन होना जरूरी नहीं है, उसके जैसा है बट एग्जैक्टली वो नहीं है। स्ट्रेट लाइन का लोकस इसके अंदर आ सकता है, बट और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो ध्यान देना है। एंड Z बार इज कॉन्जुगेट ऑफ Z, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज /R ट्रू। तो इसमें क्या क्या करना है हमें, तो फर्स्ट है इंटरप्रेट ज्योमेट्री फ्रॉम गिवन इक्वेशन in complex numbers, okay, and condition for parallel, intersecting and coincident lines, right, अगर इसको हम लाइन में कन्वर्ट कर पाते हैं तो। एंड थर्ड है कि कॉमन सॉल्यूशन ऑफ लाइन एंड सर्कल। एंड मैंने स्पेशली कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ज्योमेट्री के एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखा है, वो मैं लिंक इसमें शो कर दूंगा, वो वहाँ से भी तुम बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन हमें गिवन है, तो SZ + TZ बार + R = 0। तो मैं इसको कॉन्जुगेट ले सकता हूँ क्योंकि ये =0 है, तो अगर मैं कॉन्जुगेट लेता हूँ तो क्या बनेगा, ध्यान से देखना, S बार Z बार + T बार Z + R बार = 0। अभी दो इक्वेशंस है, तो यहाँ से मैं Z बार को एलिमिनेट कर सकता हूँ, राइट। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं S बार से, एंड इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम T से और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखो क्या आएगा, तो आ जाएगा S × S बार, ध्यान से देखते जाओ, S ×
एस बार जो कि मॉड एस का स्क्वायर हो जाएगा, जेड प्लस आर इंटू एस बार माइनस, अब क्योंकि जेड बार तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे आ जाएगा टी इंटू टी बार, इसको एक बार ऐसे ही लिखता हूँ, इंटू जेड एंड माइनस आर बार इंटू टी इक्वल टू 0। ओके, तो z के साथ क्या आ रहा है, z के साथ आ रहा है मॉड s का स्क्वायर माइनस मॉड t का स्क्वायर इक्वल टू r बार t माइनस r s बार। कूल, ये एक z में इक्वेशन आ गई है, पर इससे हम ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, बट हाँ फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा इससे। कैसे कि इफ़ l हैज़ एग्जैक्टली वन एलिमेंट देन मॉड s इज़ नॉट इक्वल टू मॉड t, क्योंकि मॉड s इक्वल टू अगर मॉड t होगा तो 0 हो जाएगा। तो अगर ये 0 हुआ एंड सपोज आर एस टी ऐसे आए कि जिनकी वैल्यू ये 0 हो सकती है, तो फिर जेड के इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ सकते हैं। बट अगर ये नॉन ज़ीरो है, मॉड एस और मॉड टी अगर इक्वल नहीं है, राइट, तो ये जो चीज़ होगी वो कभी भी 0 नहीं होगी। और आर एस टी क्या गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो एक हमेशा यहाँ पे एक यूनिक जेड आ जाएगा। तो इस सिचुएशन में जो ऑप्शन ए है उसके अंदर तुम्हें हमेशा यूनिक जेड मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए तो हो गया। और बाकी ऑप्शंस के लिए ये जो हमने z के एक्सप्रेशन निकाला है इससे डिड्यूस करना थोड़ा टफ है, तो समझते हैं कि कैसे करना है इसको आगे। तो हम एक अज्यूम करते हैं कि जो हमारा s कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सम s1 प्लस आयोटा s2 है। इसी तरह जो t कॉम्प्लेक्स नंबर है वो t1 प्लस आयोटा t2 है, एंड जो r कॉम्प्लेक्स नंबर है वो r1 प्लस आयोटा r2 है। एंड सब पुट करके आयोटा एंड विदाउट आयोटा वाले टर्म्स को s1 प्लस आयोटा s2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसको थोड़ा फटाफट करने की कोशिश करते हैं, राइट। तो अब यहाँ से इजीली हम रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो क्या बन रहा है ध्यान से देखते जाओ। मैं पहले रियल पार्ट लिख रहा हूँ सबके। तो x के साथ क्या आ जाएगा, s1 प्लस t1, फिर y के साथ रियल पार्ट अगर देखेंगे तो आ जाएगा t2 माइनस s2 एंड r1 इक्वल टू 0। एंड इसी तरह से अगर हम इमेजिनरी पार्ट देखें तो x के साथ कितना आ रहा है, s2 प्लस t2। y के साथ अगर देखें इमेजिनरी पार्ट तो यहाँ पे आ जाएगा s1, यहाँ से आ जाएगा माइनस t1 प्लस r2 इक्वल टू 0। तो z बेसिकली क्या है, तो z इज़, यहाँ पे दो लाइन्स आ गई, ये लाइन L1 मान सकते हो, ये लाइन L2 मान सकते हो, राइट। तो z इज़ इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2। क्लियर। अभी क्या क्या बोल सकता है, तुम चाहे तो फर्स्ट को फिर से कर सकते हैं कि मॉड एस इक्वल टू मॉड टी। तो जैसे दो लाइन है वो इंटरसेक्शन कब करेंगे हमसे यूनिक पॉइंट पे, जब दोनों लाइन पैरेलल नहीं हो। तो बेसिकली s1 प्लस t1 अपॉन s2 प्लस t2 इज़ नॉट इक्वल टू t2 माइनस s2 अपॉन s1 माइनस t1। तो इसका मतलब s1 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू t2 स्क्वायर माइनस s2 स्क्वायर, यानी कि s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या हो गया, मॉड s1 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू मॉड s का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू मॉड t का स्क्वायर। क्लियर। तो ये समझ में आ जा रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, दोनों तरीके से एक्सप्लेन हो गया ये। ओके, तो ये तो करेक्ट है। बी पे आ जाओ, इफ़ मॉड s इक्वल टू मॉड t देन l हैज़ इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट। नहीं, अगर इक्वल होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लाइन अगर मॉड s इक्वल टू मॉड t है, राइट, तो दो सिचुएशन अराइज हो सकती है, या तो लाइन कोइंसिडेंट होंगी या लाइन पैरेलल होंगी। तो ये बोल रहा है कि हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, तो वो रॉन्ग है। समझ में आ गया ना, मॉड s इक्वल टू मॉड t मतलब ये जो मैं यहाँ पे नॉट इक्वल टू किया था वह इक्वल हो जाए, तो यानी कि स्लोप पैरेलल हो गए, तो स्लोप इक्वल हो गए, तो लाइन पैरेलल और कोइंसिडेंट दोनों हो सकती है, इसलिए ऑप्शन बी रॉन्ग है। ओके, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन L इंटरसेक्शन द सेट ऑफ z वेयर z माइनस 1 प्लस आई का मॉड इक्वल टू 5 इज एट मोस्ट 2। तो ये जो सेकंड इक्वेशन गिवन है हमको, ये सेकंड इक्वेशन एक सर्किल की गिवन है। तो सर्किल और ये जो L है, L बेसिकली क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 और L2 है। तो उसके कितने सेट हो सकता है, राइट। तो क्या क्या हो सकता है, हो सकता है कि लाइन जो है, जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइन का, वो सर्किल से बाहर हो, राइट। हो सकता है कि दोनों लाइन कोइंसिडेंट हो एंड फिर जो सर्किल है वो इस तरह कट कर रहा हो दोनों लाइन को एक साथ। तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, दो सॉल्यूशन आ सकता है। ये वाला केस हो सकता है, राइट, इसमें 0 सॉल्यूशन है, इसमें 2 सॉल्यूशन है। ऐसा हो सकता है कि इनकी इंटरसेक्शन पॉइंट से सर्किल पास कर रही होगी, कि दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो दोनों लाइन का वो सर्किल पे पास कर रहा है।
तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना कि इधर 3 तो नहीं आ रहे, 3 नहीं आ रहे क्योंकि हमारा जो z है वो दोनों लाइन का कॉमन सॉल्यूशन है, इधर एक ही है ये वाला, ये दोनों सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो 0 1 या 2 ये 3 चीज़ हो सकती है। 0 में और भी केस हो सकता है कि सर्किल कंप्लीटली बाहर हो लाइन से। गुड, डी ऑप्शन पे जाओ। इफ L हैज़ मोर देन वन एलिमेंट देन L हैज़ इन्फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स। इसका मतलब समझो कि लेट से कि z को एक इसी जो इक्वेशन है इसको एक पॉइंट सेटिस्फाई करता है z1 और एक अदर पॉइंट सेटिस्फाई करता है z2। फाइन, अगर 2 पॉइंट इस पे लाई कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे। तो ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन में लाइन दोनों कोइंसिडेंट हो जाएंगी। कैसे, एक्सप्लेन करता हूँ। तो हम ये लिखना चाह रहे हैं कि s z1 t z1 बार प्लस r इक्वल टू 0, z1 सेटिस्फाई कर रहा है, इसी तरह एक और पॉइंट z2 सेटिस्फाई कर रहा है, s z2 t z2 बार प्लस r इक्वल टू 0। अब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी चीज़ बनेगी तो ये एक क्या होगी, फिर से वो लाइन ही आएंगी ना सेम की सेम। कैसे समझो, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसी लैम्डा से, लेट्स से इसको मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं म्यू से मल्टीप्लाई करता हूँ, राइट। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, एस टाइम लैम्डा z1 प्लस म्यू z2 प्लस टी टाइम लैम्डा z1 बार प्लस म्यू z2 बार। समझो इस चीज़ को। एंड r टाइम लैम्डा प्लस म्यू। एंड अगर मैं लैम्डा प्लस म्यू से डिवाइड कर दूं तो एक चीज़ क्या बनेगी, ध्यान से समझना। तो अगर z1 z2 दोनों लाइन पे लाई करते हैं तो z1 z2 को लैम्डा इज टू म्यू के रेशो में डिवाइड करने वाले जो सारे पॉइंट होंगे वो भी उसी लाइन पे लाई करेंगे। ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकता है, राइट। क्वेश्चन फॉर्मूला बन गया यहाँ पे लैम्डा इज टू म्यू में डिवाइड करने वाला। तो ये क्लियर है कि इस लाइन पे अगर 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, 2 सॉल्यूशन है, तो ऐसा केस हो जाएगा जो कोइंसिडेंट लाइन जैसा, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे। इफ इज डिफाइंड फ्रॉम ओपन इंटरवल 0 टू पाई टू आर बी ट्वाइस डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट, यहाँ थोड़ा केयरफुल है ना, लिमिट t अप्रोचेज x, तो x एज ए कांस्टेंट ले रहे हो, t वेरिएबल है, t अप्रोचेज x एफ एक्स इंटू साइन टी माइनस एफ टी साइन एक्स अपॉन टी माइनस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सो एंड एफ ऑफ पाई बाई 6 की वैल्यू दे रखी है माइनस पाई बाई 12। तो बाकी सारे ऑप्शंस में प्रोसीड करने से पहले हमें एफ एक्स को फाइंड करना होगा। तो कैसा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है समझो ध्यान से। फर्स्ट है कि लिमिट t टेंडिंग टू x फाई टी माइनस फाई एक्स अपॉन टी माइनस एक्स कैन बी डिफाइंड एज फाई डैश एक्स। ये डिफरेंशिएशन की बेसिक डेफिनेशन है। तो ये यूज़ करते हुए हम एफ एक्स फाइंड करते हैं। इसको क्वेश्चन को लिखता हूँ मैं, एंड किस तरह लिख रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना। तो लिमिट t टेंडिंग टू x एफ एक्स साइन टी। ओके, अब थोड़ा केयरफुल रहना मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एफ एक्स साइन एक्स जो है वो सब्ट्रैक्ट किया और एफ एक्स साइन एक्स फिर से ऐड कर दिया माइनस एफ टी साइन एक्स अपॉन टी माइनस एक्स इक्वल टू गिवन है साइन स्क्वायर एक्स। ओके, अब थोड़ा ध्यान से देखो। तो फर्स्ट जो टर्म्स हैं उनके अंदर एफ एक्स कॉमन है, तो उसको मैं एफ एक्स इंटू साइन टी माइनस साइन एक्स अपॉन टी माइनस एक्स प्लस लिमिट टी टेंडिंग टू एक्स, ये जो है उसके अंदर साइन एक्स कॉमन है, तो एफ एक्स माइनस एफ टी अपॉन टी माइनस एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो ये जो दोनों क्वोशेंट वाले टर्म है, डिवीजन वाले, वो बेसिकली फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन जैसे हो गए कि डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो साइन टी माइनस साइन एक्स अपॉन टी माइनस एक्स, टी अप्रोचिंग एक्स को हम साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिख सकते हैं, तो दैट विल बी कॉस एक्स। एंड सिमिलरली यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ क्या आ जाएगा, एफ डैश एज इट इज आएगा। एंड ये जो पार्ट है इसकी बात कर रहा था मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स। एंड उसके बाद फिर से देखो ध्यान से, ये साइन एक्स एज इट इज आया। एंड ये जो चीज़ बन रही है नेक्स्ट, ये हो गया माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे सॉल्व कर सकते हो जैसे पॉइंट 2 में बोला है, या फिर इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हो। ये काफ़ी इजी पार्ट है, सेकंड वाला चीज़ भी हो जाएगा यहाँ पे। अदरवाइज तुम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या ध्यान से देखना, एफ एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एफ डैश एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, राइट। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ नेगेटिव ऑफ एफ एक्स अपॉन साइन एक्स, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो
समझ में आ रहा है क्या हो जाएगा नेक्स्ट? तो जैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा माइनस एफ एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट एक्स प्लस सी, राइट? इंटीग्रेट कर दिया नॉर्मल, क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म में गिवन था। या फिर हम लिख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स साइन एक्स प्लस सम कांस्टेंट लेमडा। अब लेमडा फाइंड करने के लिए हमें दे रखा है एफ ऑफ पाई बाई सिक्स। तो एफ ऑफ पाई बाई सिक्स अगर पुट करें तो एफ ऑफ पाई बाई सिक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई 12 प्लस लेमडा, और एफ ऑफ पाई बाई सिक्स भी माइनस पाई बाई 12 दिया, इसलिए लेमडा की वैल्यू 0 आ गई। तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो आ गया माइनस एक्स साइन एक्स। तो यहाँ तक चीज़ें हमें क्लियर है। अब इसके ऊपर हमें बाकी सारे आंसर्स देने हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो काफ़ी आसान है, एफ ऑफ पाई बाई 4, ये तो आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 इंटू 1/√2। तो ये तो क्लियर है। ओके, सेकंड में हमें कंपेयर करना है। तो हमें सेकंड ऑप्शन में क्या कंपेयर करना है, ध्यान से देखो। हमें करना है माइनस एक्स साइन एक्स इज़ लेस देन एक्स रेज टू 4/6 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये ट्रू है कि नहीं है? तो एक्स हमें दे रखा है वैसे भी 0 से पाई में, तो मैं चलो माइनस एक्स से डिवाइड कर देता हूँ, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी। तो आ जाएगा साइन एक्स इज़ ग्रेटर देन एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6। ओके, तो इसको कैसे चेक करें? अगर ये ट्रू है तो अपना ऑप्शन भी ट्रू हो जाएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे हम एक फंक्शन फाई एक्स डिफाइन कर सकते हैं, जो कि है साइन एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 6। एंड ये ऑब्वियस है कि फाई ऑफ 0 0 है। एंड अगर हम फाई डैश एक्स चेक करते हैं तो फाई डैश एक्स कितना आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2। एंड फाई डबल डैश एक्स चेक करते हैं इसी तरह से। तो एक सिंपल हम एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस एक्स। तो ध्यान से समझो, अभी अगर एक्स 0 से पाई है तो ये सबको पता है कि एक्स बड़ा होता है साइन एक्स से, तो इसलिए ये चीज़ हमेशा क्या पॉजिटिव है। ये अगर हमेशा पॉजिटिव है तो मेरा जो फाई डैश एक्स है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। एंड फाई डैश 0 जो था वो समझ में आ रहा है 0 है, तो इसका मतलब फाई डैश एक्स हमेशा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव फंक्शन हो जाएगा। तो फाई डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब फाई एक्स जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। फाई एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो फाई ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन फाई ऑफ 0। तो वही तो हमें प्रूव करना है। फाई ऑफ एक्स अगर ग्रेटर देन फाई ऑफ 0 है तो साइन एक्स किससे बड़ा हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 है। तो इस तरह तुम कैलकुलस यूज़ करके इसको प्रूव कर सकते हो, या फिर अगर तुम्हें टेलर सीरीज या मैक्लैरिन सीरीज आती है तो उसकी हेल्प से भी इसको प्रूव किया जा सकता है। तो ऑप्शन बी ट्रू है। ऑप्शन सी पे मूव करते हैं। तो सी में हमें बोलना है कि एफ डैश अल्फा कभी 0 हो सकता है क्या? तो फाई एफ एक्स फिर से लिखते हैं माइनस एक्स साइन एक्स। उसको रोल्स थ्योरम से भी प्रूव किया जा सकता है, फिर आईवीटी से प्रूव किया जा सकता है। कि मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देता हूँ इसको। तो डिफरेंशिएट अगर हमने किया तो इसका मतलब क्या आ रहा है, माइनस एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। तो हम चाह रहे हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, ये पॉसिबल है क्या? तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये पॉसिबल है, राइट? या फिर हम चाहते हैं कि टेन एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ये पॉसिबल है क्या? तो ये तो हम रूट से भी समझ सकते हैं कि 0 से पाई में अगर हमने टेन एक्स का ग्राफ बनाया, जैसा टेन एक्स का ग्राफ बनेगा 0 से पाई के अंदर, और अगर हमने वाई इक्वल टू माइनस एक्स का ग्राफ बनाया, राइट, तो एक सॉल्यूशन आएगा ही आएगा। तो यानी कि कभी ना कभी एफ डैश एक्स 0 होना ही है। तो ऑप्शन सी भी ट्रू है। एंड ऑप्शन डी डायरेक्ट डबल डिफरेंशिएशन एंड सिंगल एफ ऑफ पाई बाई 2 वो चेक करके आ जाएगा। तो एफ ऑफ पाई बाई 2 देखते हैं। एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 है। एंड एफ डबल डैश एक्स अगर देखें तो मैं इसी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एंड माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से एफ डबल डैश पाई बाई 2 की वैल्यू अगर देखें तो आ जाएगी पाई बाई 2 माइनस 0 माइनस 0। तो इन दोनों का जो एडिशन है ऑफ पाई बाई 2 एंड एफ डबल डैश पाई बाई 2 का एडिशन कितना आ रहा है, इन दोनों का एडिशन 0 आ जा रहा है। इसलिए ऑप्शन डी भी ट्रू है। तो आई होप ये क्लियर है। एंड यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन है कि एफ ऑफ पाई बाई 4 जो था वो माइनस पाई अपॉन 4√2 था, यहाँ पे प्लस दिया, मैंने देखा नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। इस तरह ऑप्शन चेक कर लेनी चाहिए दोबारा। ये सेक्शन काफ़ी अच्छा सेक्शन था। जेई ने काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे, जहाँ एरर हो सकती थी, कुछ क्वेश्चन लेंथी भी थे, राइट? तो ऐसे क्वेश्चन में पेशेंसली सॉल्व करो। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन 2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू।